हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे ऐसे ना मुझे तुम देखो का लास्ट पार्ट। माहिर मेरे सामने खड़ा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे जवाब क्या दूँ। कहने लगा चुप क्यों हो। मैंने कहा तुम जानते हो मेरी 15 दिन बाद शादी है। कहने लगा ठीक है चली जाओ, अगर जैद को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अपनी आंखों में आने वाले आंसू ने अपने हाथ की पुष्ट से साफ किए थे। मैं वापस अपने घर पर आ गई। सामने जवाद की माँ काफ़ी गुस्से में लाउंज में ही बैठी हुई थी। मेरी माँ से बात कर रही थी कि ऐसा भी कौन सा ज़रूरी काम पड़ गया जो उसे पता था कि हम आ रहे हैं तो वो गई ही क्यों। देखिए, हमारे घर में बहुओं की मनमानियाँ नहीं चलती। मेरी दोनों बहुएं मेरे बगैर कोई कदम नहीं उठाती और आपकी बेटी की नज़र में तो हमारी कोई अहमियत है ही नहीं। मुंह उठाकर चली गई, जबकि उसे पता था कि मैं आ रही हूँ। ऐसी भी कौन सी उसकी दोस्त बीमार हो गई थी। मैं बातें सुन चुकी थी। जैसे ही मैं लॉन्च में आई, मेरी माँ कहने लगी, बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी दोस्त की। मेरी माँ ने शायद झूठ बोला था। मैंने कहा ठीक है। जवाद की माँ कहने लगी, जब तुम्हें पता था मैं आ रही हूँ तो तुम क्यों गई। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ ताकि तुम्हें वलीमे में पहनने के लिए तुम्हारे जूते तुम्हें दिला सकूँ। अब चलो जल्दी करो, बाहर ड्राइवर खड़ा है। लेकिन मैं नहीं गई। मैं वहीं सोफे पर बैठ गई। मेरी माँ कहने लगी, उफ़क बेटा, जाओ जाकर अपने जूतों का नाप दे दो, बाद में मुश्किल होगी। मैंने कहा अम्मी आप इनसे कह दें कि मुझे उनके बेटे से शादी नहीं करनी। यह सुनकर तो जवाद की माँ फ़ौरन हत्थे से उखड़ी थी। कहने लगी, ए लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। मेरी माँ कहने लगी, ये तुम क्या बोल रही हो। बड़ी मुश्किल से तो ये रिश्ता तय किया था। मेरी माँ ने यह बात बड़े धीरे से मेरे पास आकर कही थी। मैंने कहा मुझे उनके बेटे से शादी नहीं करनी। इनसे कहीं कि यहाँ से चली जाएं। जवाद की माँ मुझे बुरा भला कहते हुए वहाँ से चली गई। मेरी माँ सर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी, ये क्या किया तुमने, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ था। मैंने आंखें बंद की। मैंने कहा जैद की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो मेरे बगैर रह नहीं सकता। मेरी माँ कहने लगी, उस पर क्या मतलब है। मैंने कहा माहिर से आप मेरा निकाह कर दें। मैं उसे कहूँगी तो वह रिश्ता लेने के लिए आ जाएगा। मेरी माँ मुझे ताज्जुब से देखने लगी। कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है उफ़क। तुमने अपनी ज़िंदगी को तमाशा बना के रख दिया है। जब हमें माहिर पसंद था और उसकी माँ रिश्ता लाना चाहती थी तो तुमने इनकार कर दिया। तब तुम्हें उसमें 100 नुक्स नज़र आ रहे थे। कई रिश्ते से तुमने इनकार किया, अब जाकर तुम्हारा रिश्ता हुआ है। तुम्हारी शादी को 15 दिन रह गए थे। तुम कह रही हो तुम्हें माहिर से शादी करनी है। अब उससे शादी क्यों करनी है जब वो एक बच्चे का बाप बन चुका है। लोग क्या कहेंगे। ऐसा भी क्या ऐब था आपकी बेटी में जो एक कुंवारे लड़के को छोड़कर शादीशुदा और एक बच्चे के बाप से आपने अपनी बेटी की शादी कर दी। मैंने कहा लोगों को जो कहना है कहने दें। मेरे सर पर उसका एक कर्ज बाकी है, बस मुझे वो उतारना है। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे नहीं समझ आ रही तुम क्या कह रही हो। अपने साथ और हमारे साथ। मैं जवाद की माँ को मन्नत समाजत कर लूँगी, तुम उनसे माफ़ी मांग लो, बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा अम्मी, उन्हें बहू नहीं चाहिए, उन्हें एक ज़र खरीद ग़ुलाम चाहिए जो उनके इशारों पर नाचे। मुझे नहीं करनी जवाद से शादी। मैं ये कहकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने माहिर को फ़ोन किया। मेरी पहले ही बेल पर उसने फ़ोन उठाया था। कहने लगा, हाँ बोलो। मैंने कहा तुम कल अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाना। मैंने जवाद के रिश्ते से इनकार कर दिया है। मुझे जैद की ज़िंदगी अपने आप से भी ज़्यादा प्यारी है। कहने लगा ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा और निकाह 15 दिन के बाद ही करूँगा जब तय हुआ था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है या नहीं, लेकिन ये बात सच है कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जो मासूम बच्चे की मौत का सबब बने। मैंने तो अपने आप को भी नहीं देखा था, अपने दिल को टटोल कर भी नहीं देखा था कि मेरे दिल में कौन है और कौन नहीं, और नाजिश की खातिर मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था। फिर इस मासूम बच्चे की जान कैसे ले सकती थी जो उसी का बेटा था। पता नहीं उसको मुझसे क्यों मोहब्बत हुई है, क्यों उसको मैं अच्छी लगने लगी, क्यों इस बच्चे को ये लगता था कि मैं उसकी ज़िंदगी में आ गई तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज़ थी। रात को मेरे भाई और मेरे बाप जब घर आए, उन्हें पता चला तो उन्होंने भी मुझे बुलवा लिया। कहने लगी, क्या हमाकत की है तुमने, हम लोगों को क्या जवाब दूँ। मैंने कहा शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई थी, जवाद के बजाय माहिर से।
मेरे बाप कहने लगे, सारे फैसले अगर तुमने खुद ही करने थे तो हम तुम्हारी नज़र में क्या अहमियत रखते हैं। मैंने कहा, बाबा, उसका बेटा बहुत बीमार है, उसका बुखार नहीं उतर रहा था। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन वो मुझसे प्यार करने लगा था। मैं उसकी टीचर थी। जब उसे पता चला कि मेरी शादी हो रही है और वो मुझसे मिल नहीं सकेगी या मैं उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी, तो बहुत बीमार हो गया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। प्लीज़ समझने की कोशिश करें। और माहिर को तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। जवाद के बारे में आपको क्या पता है? अम्मी से पूछें, उसकी माँ कितनी बातें सुना रही थी। उन्हें बहू नहीं चाहिए, नौकरानी चाहिए। बाद में पछताने से बेहतर है ना कि इंसान एक बार एक अच्छा फैसला कर ले। मेरी बात पर मेरा भाई और मेरे बाप दोनों चुप थे। अगले रोज़ जब माहिर ने मेरा रिश्ता मांगा तो मेरे घर वालों ने इनकार नहीं किया था। 15 दिन बाद मेरी शादी माहिर के साथ ही हुई थी। जैसे ही बारात आई, बेशक मुख्तसर सी बारात थी, लेकिन मेरे घर वालों ने उनका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया था। जैद सीधा मेरे पास आकर मेरे बराबर में ही बैठ गया था। कहने लगा, आप मेरी मम्मी बन रही हैं ना? मैंने कहा, हाँ, ताकि तुम खुश रहो और अपना ख्याल रखो। कहने लगा, मैं नहीं रखूँगा, अब आप मेरा ख्याल रखेंगी। मेरा हाथ पकड़कर मेरे हाथों की मेहंदी देखकर चूमने लगा। कहने लगा, बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने कहा, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। कहने लगा, डैडी ने भी यही पहना है और मैंने भी। इसके बाद माहिर भी अपने दोस्तों के साथ स्टेज की तरफ आ गया। मैंने बस एक नज़र उसकी तरफ देखा था, फिर नज़रें हटा ली, लेकिन वो मुझे ही देख रहा था। पता नहीं क्यों मैं बेहद घबरा रही थी। कभी लग रहा था कि ये सब गलत किया है, तो कभी लग रहा था कि शायद फितरी सी घबराहट है। मैं अपनी कैफियत को समझ नहीं पा रही थी। वो मेरे बराबर में नहीं बैठा था, बल्कि दूसरे सोफे पर बैठा था जो सिंगल था। मेरे बाप मेरे बराबर में बैठ गए, अलबत्ता जैद मेरे पास से नहीं उठा था। मौलाना साहब बैठ गए, हमारा निकाह हुआ। निकाह होने के बाद वो मेरे बराबर में बैठा था। जैद अब भी हमारे बीच में था। जब खाना शुरू हुआ तो जैद कहने लगा, डैडी देखे ना, मिस उफ़क़ कितनी प्यारी लग रही हैं। वह कहने लगा, तुम ही देखो तो बेहतर है, तुम्हारी मिस है, तुम्हारी ही ज़िद पूरी की है, वो भी मजबूरन। पता नहीं क्यों मुझे उसका लहजा रूखा सा लगा था। कुछ ही देर में मेरी माँ और भाभी ने खाना हमारे सामने भी लगवा दिया था, लेकिन मैं ठीक से खा नहीं पाई। अभी तक कंफ्यूज थी कि पता नहीं जो फ़ैसला किया है वो ठीक किया है नहीं। अलबत्ता जैद ज़रूर मेरे मुंह में बिरयानी की चम्मच डालता, कभी अपने हाथ से निवाला बनाकर मेरे मुंह में डालता, लेकिन माहिर बिल्कुल लाताल्लुक़ था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे गले में गरही से पड़ने लगी थी। रुखसती भी हो गई। माहिर ने मेरे लिए अपनी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला था। मैं चुपचाप बैठ गई। जैद भी मेरे बराबर में बैठा था। उसने दरवाज़ा बंद किया, मेरे वालिद से मिला और ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी चलाने लगा। जैद ही मुझसे बातें करता रहा। गाड़ी छोटे से बंगले के सामने रखी थी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, गाड़ी पोर्च में खड़ी हुई थी और माहिर मुलाजिमा को पुकारने लगा। एक बड़ी उम्र की खातून दौड़ते हुए लॉन से बाहर लॉन में आई थी। कहने लगा, बेगम साहिबा को जैद के कमरे में जाकर बैठा दो। मेरे लिए दरवाज़ा मुलाजिमा ने खोला था और उसका हाथ पकड़कर मैं बाहर आई थी और उसके हमराही में लॉन्ज में गई, जो बिल्कुल खाली था। उसने मुझे जैद के कमरे में जाकर बिठाया था। हर तरफ स्पाइडरमैन की तस्वीर लगी थी। सिंगल बेड से कुछ बड़ा बेड था, डबल बेड से छोटा था। एक तरफ राइटिंग टेबल था, उसके खिलौने और टेडी बियर भी पड़े हुए थे। मुझे अपने आप में बेमाना सा लग रहा था। मुलाजिमा जब उठाकर चली गई, गुस्सा तो मुझे बहुत आया था। कुछ देर बाद तो मेरा कपड़ों का अटैची भी मेरे कमरे में ही रख कर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ। जैद कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं चेंज करके सो जाता हूँ, आप भी आराम कर लें, फिर हम सुबह बहुत सारी बातें करेंगे। मैंने कहा, ठीक है। उसने अलमारी खोली और अपना नाइट सूट निकाल कर वॉशरूम चला गया। मैं ये सोच रही थी कि जो रवैया माहिर ने मेरे साथ अपनाया है, उसकी वजह क्या है। मैंने उसे क्या कहा है? एक तो मैंने उस पर एहसान किया, जवाद के बजाय उससे शादी की ताकि उसका बेटा बीमार ना हो। हॉस्पिटल में तो बहुत मन्नत समाजत कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था, और अब यूँ रिएक्ट कर रहा है जैसे मैं उसके लिए अजनबी हूँ। मैं उठ खड़ी हुई। सामने छोटा सा ड्रेसिंग टेबल था। अपनी ज्वेलरी उतार के मैंने वहीं रख दी। फिर अपना अटैची खोला, एक सादा सा जोड़ा निकाला। जैसे ही जैद वॉशरूम से बाहर आया, मैं वॉशरूम में चली गई। अच्छे तरीके से अपना हाथ मुँह धोया, आंसू भी बह रहे थे। अपने कपड़े चेंज करके मैं बाहर आ गई। अपना उरूशी लिबास मैंने जैद की अलमारी के अंदर ही
हैंगर में लगा के रख दिया। वह सो चुका था। मैं उसके बराबर ही लेट गई, अपनी आंखें भी बंद कर लिए कि ठीक है, अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं उसे सोचती फिरूं। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। बहुत रोना आ रहा था लेकिन मैं रोई नहीं। आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद मुझे नींद भी आ गई। सुबह सूरज की किरणें सीधा मेरे चेहरे पर पड़ी थी। मेरी आंखों पर पहले तो मैंने बाजू को पर रख लिया। मुझे लगा कि जैसे किसी ने पर्दे दुरुस्त किए हों। मैंने बाजू अपनी आंखों से हटाकर आंखें खोली तो माहिर था। उसने दोबारा से पर्दे ठीक कर दिए। कमरे में फिर से अंधेरा हो चुका था, बस हल्की हल्की रोशनी थी। फिर एक लिहाफ उसने मेरे ऊपर डाल दिया। जैद के पास आया, उसके ऊपर भी लिहाफ उड़ाकर उसका माथा चूमकर कमरे से बाहर निकल गया। मैंने घड़ी की जानिब देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। मैं फिर से सो गई। 9 बजे उठकर बाहर आई तो पता चला कि मौसूफ ऑफिस जा चुके हैं। जिस तरीके से मुझे नज़रअंदाज कर रहा था, पता नहीं क्यों मुझ पे उसे गुस्सा आने लगा था। जैद भी उठ गया। नाश्ता मैंने उसके साथ किया। फिर वो मुझे अपनी ड्राइंग दिखाने लगा, बातें करने लगा। मुलाजमा कहने लगी, बेगम साहिबा आपके लिए दोपहर का क्या बनाऊं? मैंने कहा कुछ भी बना लो, मैं खा लूँगी। जैद कहने लगा, कुछ भी नहीं, अच्छा सा खाना बनाओ। मिस उफ़क़ को पुलाव पसंद है, ऐसा करो पुलाव बना लो। मुलाजमा कहने लगी, साहब जी ने कहा था कि उनके कमरे में आपके वलीमे का जोड़ा पड़ा है, 5 बजे तक तैयार रहिएगा, वो आपको पार्लर छोड़ देंगे। मैंने भी बात नज़रअंदाज कर दी। ना मैं उसके कमरे में गई, ना वलीमे का जोड़ा देखा। चुपचाप बैठी रही। शाम के 5 बजे गाड़ी का हॉर्न बाहर से बज रहा था, लेकिन मैं नज़रअंदाज करके जैद के साथ बैठी रही। उस वक्त मैं चाय पी रही थी। मुलाजमा कहने लगी, वो साहब जी आ गए हैं, मैं आपका सामान गाड़ी में रखवा देती हूँ। मैंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरे वलीमे का जोड़ा, ज़रूरी सामान गाड़ी में रखवा दिया। बाहर हॉर्न पर हॉर्न बज रहा था और मैं बड़े मज़े से, बड़े आराम से एक एक घूंट चाय पी रही थी। मुलाजमा कहने लगी, साहब जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा करने दो, कोई बात नहीं, अब चाय छोड़ के थोड़ी जाऊंगी। साथ में सामने रखी निमकी भी खा रही थी। कुछ देर बाद माहिर बड़े गुस्से से अंदर आया। मुझे यूं चाय पीता देखकर कहने लगा, तुम्हें हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? मैं उसकी बात को नज़रअंदाज कर बिल्कुल वैसे ही जैसे रात से वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा था। मैंने कहा, चिप्स बहुत मज़े की है। वह कहने लगा, अच्छा ये तो वही आम सी लेस चिप्स हैं। मैंने कहा, हाँ लेकिन आज बहुत मज़े की लग रही हैं। वह मेरे सामने आके खड़ा हो गया। कहने लगा, दीवारों से बातें नहीं कर रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, चलो मेरे साथ, तुम्हें पार्लर छोड़ कर आओ। मैंने माहिर की तरफ देखा तक नहीं। मैंने कहा, जैद अपने डैडी से कहो कि मैं चाय पी रही हूँ, चाय पी कर ही जाऊँगी। 10 मिनट इंतज़ार कर सकते हैं तो ठीक है, वरना उनकी मर्ज़ी है। वह चुपचाप बड़े गुस्से से मुझे देख रहा था। मैंने बड़ी तसल्ली से चाय ख़त्म की, फिर उठकर खड़ी हो गई। उसकी हमराही में मैं गाड़ी तक गई थी। उसने बड़े गुस्से से फ्रंट डोर खोला, ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। साथ में अपने बराबर वाली सीट का लॉक खोला था, लेकिन मैंने पिछले की दरवाज़ा खोला और बैठ गई। कहने लगा, आगे बैठो। मैंने कहा, जी नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। कहने लगा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उसने गाड़ी काफ़ी तेज़ चलाई थी। पार्लर के सामने गाड़ी खड़ी की। कहने लगा, मैं 8 बजे तक रेडी होकर आ जाऊँगा और उससे पहले बाहर ना निकलना। पार्लर वाली ने मुझे 8 बजे तक ही तैयार किया था। उसकी गाड़ी के हॉर्न को सुनकर ही मैं बाहर आई थी। तब जैद आगे बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं पीछे बैठी वो मेरे पास आ गया। वलीमे के फंक्शन पर भी ज़्यादातर मैं जैद से बातें करती रही या फिर अपनी माँ और भाभी से। जिस तरह से माहिर मुझे नज़रअंदाज कर रहा था, मैं भी उसे नज़रअंदाज करने लगी। जब घर आए तो मैं सीधा जैद के कमरे में गई। फ़ौरन से अपने कपड़े चेंज किए। देखा तो मेरा बैग जैद के कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो मेरा कोई भी जोड़ा वहाँ मौजूद नहीं था जो मैं पहन सकती। तब तक जैद भी अपना नाइट सूट पहनकर लेट चुका था। वो लेटते ही सो जाता था। अब मैं परेशान थी कि कपड़े कैसे बदलूं, क्या पहनूं। मैं कमरे से बाहर आई तो देखा मुलाजिमा भी नहीं थी। शायद अपने क्वार्टर में जा चुकी थी, वरना उससे पूछती कि मेरा बैग कहाँ गया। मजबूरन मुझे माहिर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। कहने लगा, आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो ये खुद भी नाइट सूट में मलबूस था। मैं दरवाजे पर ही खड़ी रही। मैंने कहा, वो मेरा बैग किधर है जिसमें मेरे कपड़े पड़े थे? कहने लगा, कपड़े अलमारी में हैं। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। वह जाकर बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। मैंने कहा, वो मेरा एक सादा सा जोड़ा निकाल कर दे दो। कहने लगा, क्यों, तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है? खुद निकालो, अपने काम खुद करो।
कमरे के अंदर आई, अलमारी खोली। बड़ी तरतीब से मेरे कपड़े अलमारी में लगे हुए थे। मैंने एक सादा सा जोड़ा निकाला। तब तक वो उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था। मैं दरवाजे के पास आई तो बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मुझे ही देख रहा था। मैंने कहा, पीछे हटो। कहने लगा, हटा सकती हो तो हटा लो। मैंने कहा, माहिर पीछे हटो। कहने लगा, इतने नखरे किसको दिखा रही हो तुम? मैंने कहा, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। वो कहने लगा, मुझे तो करनी है। मेरे हाथ से उसने मेरे कपड़े पकड़े और बेड पर फेंक दिए। मैंने कहा, ये क्या बदतमीज़ी है? कहने लगा, करूँगा बदतमीज़ी, मुझे तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करनी है, तुमसे लड़ना है। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे अपने करीब ला चुका था। मैंने कहा, मेरा बाजू छोड़ो, समझे ना? कहने लगा, नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करोगी? अपने नाखून काटोगी मेरे हाथ पर, जंगली बिल्लियों की तरह? मैंने कहा, हाँ। जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके हाथ पे रखकर छुड़वाना चाहा, वो मेरा हाथ ज़्यादा दबोच चुका था कि मैं कराह के रह गई। मैंने कहा, छोड़ो, क्या हो गया तुम्हें? दर्द हो रहा है मुझे। कहने लगा, मुझे भी बहुत हुआ था, बहुत दर्द हुआ था उफ़क, बहुत तकलीफ़ हुई थी, लेकिन आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुमसे। अपनी हर तकलीफ़ का हिसाब पूरा करना है। बहुत शौक़ है तुम्हें मोहब्बत के नाम पर आजमाइशें लेने का, इम्तिहान लेने का। आज इम्तिहान देने की तुम्हारी बारी है। बताओ मुझे, मेरी शादी तो फ़ौरन करवा दी थी तुमने, नाजिश से, खुद क्यों नहीं की? पता नहीं क्या मसला था उसके साथ। फिर से वही सवाल मेरे सामने ला के रख चुका था। मैंने कहा, मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़िंदगी है, शादी करूँ ना करूँ, छोड़ा मेरा हाथ। वो कहने लगा, इधर मेरी तरफ देखकर जवाब दो। मैं उसकी आंखों की तरफ देख ही नहीं सकती थी। मैं अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा रही थी। कहने लगा, तुम मुझसे आज अपना आप छुड़वा नहीं सकती जब तक कि मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे देती। किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल क्यों नहीं कर पाई, तुम बताओ मुझे। उसके गज़बनाक लहजे पर मेरा तनफ़ुस बड़ी तेज़ी से चलने लगा। कहने लगा, ऐसे भी नहीं होगा कि कोई रिश्ता ना आया हो, रिश्ते तो बहुत होंगे ना, फिर शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा कि मैं शादी करने ही वाली थी जवाल से, मेरा रिश्ता ही तय हुआ था, तुम अगर ना आते तब भी मैं कर लेती। कहने लगा, इतनी लेट क्यों? मैंने कहा, मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, मेरा बाजू छोड़ो। कहने लगा, इतनी लेट क्यों? मैंने कहा, इसलिए कि कोई रिश्ता नहीं आया था। कहने लगा, झूठ, तुम तो बड़े धड़ल्ले से हैदर से मोहब्बत का इजहार कर रही थी, फिर हैदर से शादी क्यों नहीं की, बताओ मुझे। मैंने कहा, तुम क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, मुझे जवाब दे दो और बिल्कुल सच जवाब देना। जो वो सुनना चाहता था मैं शायद वो कह नहीं सकती थी। उसे ये नहीं बता सकती थी कि मैं भी उससे मोहब्बत करती थी। मैं बस अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो और भी ज़्यादा ज़ोर से दबाने लगा। मैंने कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ, छोड़ो मेरा हाथ। कहने लगा, जवाब नहीं दोगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, पूरी रात यहीं खड़ी रहोगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई थी। डैडी, मिस पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैंने उन्हें हरगिज़ ढूंढ लिया हूँ, कहीं नहीं मिल रही हैं। बाहर जैद खड़ा था। मैंने कहा, छोड़ो मेरा हाथ। कहने लगा, मेरे बेटे ने तुम्हें बचा लिया, वरना मैं तुम्हें बख्शता नहीं। यह कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ा था और दरवाज़ा खुद जाके खोला। जैद कहने लगा, वो मेरी मिस। यह कहकर जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो चुप हो गया। कहने लगा, डैडी आपके कमरे में क्या कर रही हैं? माहिर कहने लगा, पूछ लो उनसे, मुझे तो नहीं पता, मैं तो सो रहा था, तुम्हारे दरवाजे की दस्तक सुनकर उठा हूँ। बड़े फर्राटे से उसने झूठ बोला था। जैद मेरे पास आ गया। कहने लगा, मिस आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैंने कहा, अपने कपड़े लेने आई थी। मैंने बेड पर अपने कपड़े उठाए और जैद के साथ उसके कमरे में चली गई। वह कहने लगा, मैं तो डर गया था कि आप पता नहीं मुझे छोड़ कर चली गई हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैंने कपड़े तब्दील किए और जैद के साथ ही सो चुकी थी। सुबह जब मैं उठकर बाहर आई तो वो नाश्ता कर रहा था, फिर ऑफिस चला गया। जैद सो रहा था। मैं माहिर के कमरे में आ गई। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, वैसे ही था, नहाता था, तौलिया कहीं फेंकता था, जूते उसके कहीं होते थे। मैंने उसका कमरा दुरुस्त किया। जैसे उसकी टाई उसके अलमारी में रखने लगी, एक किताब मेरे हाथ पर गिरी थी, फिर ज़मीन पर गिर गई। मैंने जल्दी से किताब उठाई। किसी की डायरी थी, अलमारी के अंदर ही कहीं रखी हुई थी। मैंने अलमारी बंद की और डायरी लेकर बेड पर बैठ गई। पहले ही सफ़े पर नाजिश लिखा था, शायद वो डायरी नाजिश की थी। मैंने खोली तो उसकी ज़िंदगी के कुछ गवाह लम्हात लिखे हुए थे, तारीख के साथ। माहिर से पहली मुलाकात भी लिखी हुई थी और फिर माहिर के साथ प्रोजेक्ट करते हुए जो बातें आपस में वो लोग करते थे वह तक उसने लिखी थी। यह कहती थी
कि वह उफ़क़ का बहुत ज़िक्र करता है। कहता है हम बचपन से दोस्त हैं। हर बात में उसके उफ़क़ होती है और पता नहीं क्यों मुझे उफ़क़ के नाम से जलन महसूस होती है। शायद इसलिए कि वो मुझे अच्छा लगने लगा है। मैं चाहती थी कि माहिर मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करे, मेरे साथ वक्त गुजारे, मेरी तारीफ़ करे। शायद मैं मोहब्बत में शिद्दत से पसंद थी। मेरे नज़दीक मेरी पसंद की, मेरे जज्बात की अहमियत थी, सामने वाले की नहीं। मुझे माहिर से मोहब्बत हो गई। मैं चाहती थी वो भी मुझसे ही मोहब्बत करे, चाहे ज़बरदस्ती करे। फिर उसने लिखा था कि मैं अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो उफ़क़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। मेरे साथ बैठता भी है तो कहता है कि अब देखना, ये जल कुकड़ी जल कर राख हो जाएगी। मुझसे कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन मैं जानता हूँ ये अंदर से जल रही है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठा। उसकी नज़रें उफ़क़ पर होती थी। वो मेरे साथ बैठकर भी मेरा नहीं था। पलट पलट कर उफ़क़ को देखता था हर 2 मिनट बाद, और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। मेरे अंदर शिद्दत बढ़ने लगी जब मैंने पहली बार माहिर को हैदर से इस बात पर झगड़ते देखा कि वो उफ़क़ से अकेले में बात करना चाहता है, तो मेरे होश उड़ गए। माहिर के लिए उफ़क़ क्या थी अच्छी तरह से जान चुकी थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई, मैं रोती रही। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे शुरू से ही सर में दर्द रहता था, और जब मैं टेंशन लेती थी, डिप्रेशन से मेरी हालत बिगड़ने लगती थी और मुझे पैनिक अटैक होते थे। मैं डिप्रेशन की गोलियां रोज़ खाती थी। जिस दिन माहिर मुझसे हंसकर बात कर लेता, मुझे लगता था मैं जी उठी हूँ, और वो मुझसे नोट्स मांगता तो मैं रात भर जाग कर उसके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने लगती। कोशिश करती उफ़क़ से ज़्यादा अच्छे, ताकि वो मेरी तारीफ़ करे। वो मेरी तारीफ़ करता भी था, लेकिन बस आम नौइयत की। नोट्स बहुत अच्छे बनाती, अच्छी लड़की हो, अच्छा पढ़ती हो। मैं चाहती थी वो मेरी तारीफ़ इस अंदाज से करे जैसे उफ़क़ की मुझसे करता है। कहता था कि उस बदतमीज़ लड़की के बगैर मुझे चैन नहीं आता। जिस दिन वो छुट्टी कर मेरा दिन बहुत बोर गुजरता है। मैं उसके जज्बात को अच्छे तरीके से समझती थी, जानती थी, लेकिन फिर भी ये चाहती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करे। इसलिए जब वो दुबई गया तो मैंने उफ़क़ से पूछा। दिल ही दिल में ये दुआएं कर रही थी कि वो कहें कि वो माहिर से मोहब्बत नहीं करती। मैंने बहुत जल्दी उसे बताया कि मैं माहिर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर रह नहीं सकती, मर जाऊँगी, ताकि वो इस नीयत को सोचे, उस पर गौर करे। और जब उसने ये कहा कि वो माहिर से मोहब्बत नहीं करती, तो मुझे लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। मैं जानती थी कि माहिर को पाने के लिए एक वाहिद उफ़क़ है जो मेरी मदद कर सकती हैं। मुझे ये भी पता था कि वो मुझे बहुत चाहती है, पसंद करती है, मेरे लिए दिल में बहुत अच्छे जज्बात रखती हैं। मैं अपनी मोहब्बत में शायद खुद गर्ज हो चुकी थी। जब माहिर ने साफ इनकार किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी तबीयत घर जाते ही बिगड़ने लगी। मुझे उस दिन शिद्दत से पैनिक अटैक हुआ था। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो माहिर मेरे पास बैठा था, मुझे ही पुकार रहा था। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर, प्लीज़ उफ़क़ को छोड़ दो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो मुझे देखे जा रहा था, कहने लगा, छोड़ दिया उसे, बस तुम ठीक हो जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो। शादी करना चाहती हो ना मुझसे, मैं कर लूँगा तुमसे शादी। उसकी बातें उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी आंखें कुछ कह रही थी, अल्फाज कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे सब कुछ मिल रहा था। अपनी मंगनी की खबर मैंने खुद उफ़क़ को सुनाई थी। इस वक्त उसका लहजा बहुत बुझा बुझा सा था। जब हमारी मंगनी में आई तब भी चुप चुप सी थी। चुप माहिर भी था, लेकिन मुझे इसके लिए परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे वो मिल रहा था। मुझे लगा मेरी मोहब्बत के सामने वो उफ़क़ को भूल जाएगा, फिर उफ़क़ हमारी ज़िंदगी से चली जाए। वो क्या गई, माहिर के चेहरे की मुस्कुराहट तक ख़त्म हो चुकी थी। शुरू में तो उसने दीवानों की तरह उसे तलाश किया था, और उसमें दीवानगी देखकर हैरान थी। कहता था, मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है, मुझे बिना बताए मेरी ज़िंदगी से कैसे यूँ निकल सकती है। मैं हैरान थी उसका रवैया, उसकी दीवानगी देखकर। उसने पूरे शहर को छान मारा था, सबसे बात की थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई, और मैं दिल में दुआ कर रही थी कि वो कभी ना मिले। फिर उसने मुझसे शादी भी कर ली। मेरे साथ उसने हर ताल्लुक़ कायम किया था, लेकिन बड़ी खामोशी से। मैं ये नहीं कहती कि उसने मेरी परवाह नहीं की, बहुत की, मुझे कोई दुख और तकलीफ़ नहीं दी, लेकिन वो वैसा नहीं रहा था जैसे होता था। हर वक्त हंसी मजाक करने वाला, बातें करने वाला, बस ज़्यादातर चुप चुप रहता था, खोया खोया। मैं पूछती, क्या हुआ, चुप क्यों हो, तो कहने लगा, नहीं कुछ नहीं। मैं बुरी तरह से चौंक जाता था। मैंने एक बार उसके मोबाइल पर उफ़क़ की बहुत सारी तस्वीर देखी, पता नहीं कब खींची थी, लेकिन मेरे अंदर जलन सी होने लगी।
मैंने उफ़क़ की सारी तस्वीर डिलीट कर दी। उसकी अलमारी से एल्बम निकाली और उसके साथ जितनी भी उफ़क़ की तस्वीर थी सारी की सारी फाड़ के फेंक दी। मुझ पर तो जैसे कोई जुनून सा सवार हुआ था। मैं चाहती थी वो मुझे सोचे, सिर्फ मुझे प्यार करे। मैं उसकी ज़िंदगी से उफ़क़ को निकालना चाहती थी। मेरे सर में शदीद दर्द उठा, इतना शदीद कि मैं बेकाबू सी होने लगी। दीवार के साथ अपना सर मारने लगी। मुलाज़िमीन ने और मेरी सास ससुर ने जब मेरी ये कैफियत देखी तो माहिर को फ़ोन करके बुला लिया। मेरी बिगड़ती हालत देखकर माहिर परेशान हुआ था। मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि कोशिश करें कि उन्हें कोई टेंशन ना परेशानी ना मिले। बहुत से टेस्ट लिख कर दिए। मैं नहीं जानती थी कि टेस्ट रिपोर्ट्स में क्या था। जब भी माहिर से पूछती तो टाल जाता, लेकिन और भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा था। उसने एक बार नहीं पूछा कि तुमने उफ़क़ को तस्वीर क्यों फाड़ दी, मेरे मोबाइल से उसकी तस्वीर डिलीट क्यों की। मैं हर जगह से उफ़क़ को हटाना चाहती थी, हटा चुकी थी, लेकिन शायद माहिर के दिल से नहीं। मैं उम्मीद से भी थी। तो मुझे लगा जब मेरा बच्चा आएगा तो माहिर उफ़क़ को भूल जाएगा। मेरी ज़िंदगी में ज़ैद आ चुका था, लेकिन मेरे सर का दर्द मुझे चैन नहीं लेने देता था। हालांकि मैंने माहिर के मुंह से कभी भी उफ़क़ का नाम नहीं सुना था, लेकिन उसके गुमसुम होकर बैठना मुझे बेचैन करता था। मेरा सर दर्द बढ़ बढ़कर इतना शिद्दत अख्तियार कर जाता कि मैं तड़पने लगती। फिर मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मेरा ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। मैं बस चंद महीनों का मेहमान हूँ। हालांकि ये बात मुझसे माहिर ने छुपा रखी थी, लेकिन लॉकर में छिपी हुई रिपोर्ट में पढ़ चुकी थी। तब जैद 4 साल का था। एक बार पता नहीं कहाँ से उफ़क़ की और माहिर की तस्वीर मेरे पास लेकर आया गया। इन दिनों मैं बहुत बीमार थी। मुझसे पूछने लगा, ये कौन है, बहुत प्यारी है। मैंने उसे कहा, ये मेरी दोस्त है। वह कहने लगा, ये तस्वीर मैं अपने पास रख रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ रख लो, तुम क्या करोगे। कहने लगा, ऐसे ही मुझे ये अच्छी लगी हैं। मैंने कहा, ये अच्छी हैं। फिर एक बार यूनिवर्सिटी की एक दोस्त ने बताया कि उफ़क़ लाहौर में है, क्योंकि उसने एक बार 2 बार जिक्र किया था कि उसके फादर लाहौर में काम करते हैं और हो सकता है वो वहाँ शिफ्ट हो गई हो। फिर उस लड़की ने बताया कि मैं लाहौर गई थी तो मैंने उसे देखा था। एक स्कूल में टीचर है, पढ़ाती हैं। मैंने पूछा, क्या उसने शादी नहीं की, तो वो कहने लगी, नहीं शादी नहीं की, शायद नहीं कर सकती। मैंने पूछा, क्यों नहीं कर सकती। वो कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता, अरे मोहब्बत करती है माहिर से और माहिर उससे। शायद वो उफ़क़ के कॉलेज और स्कूल की फ्रेंड थी। कहती थी, मैं तो मैट्रिक क्लास से ही जानती हूँ उन दोनों को, एक दूसरे के बगैर रहने की आदत ही नहीं है इन दोनों को। मैंने तो ये सुनकर हैरान हुई कि माहिर ने तुमसे शादी क्यों कर ली। वो किसी और लड़की से शादी कर ही नहीं सकता था। मुझे भी कुछ हैरत हुई थी कि वो इतनी जल्दी क्यों मान गया। एक बार मैंने माहिर से पूछा तो कहने लगा, तुम क्यों पूछ रही हो, छोड़ो इस बात को। चली गई वो मेरी ज़िंदगी से, अब कभी नहीं आएगी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बताओ, मैं सच जानना चाहती हूँ। मैं रोने लगी। उसे ज़ैद की कसम दी तो कहने लगा, मैं वाकई तुमसे कभी भी शादी नहीं करता, लेकिन उफ़क़ ने मुझसे वादा लिया था, मुझे मोहब्बत का वास्ता दिया था, इसलिए मैं इनकार नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती भी नहीं की। तब मुझे एहसास हुआ मैंने शायद अपनी मोहब्बत की खातिर उफ़क़ और माहिर दोनों से ही ज़्यादती कर दी। माहिर अपने कारोबार के सिलसिले में लाहौर जाता था। कहने लगा कि शायद हम लाहौर मौ कर जाएं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने ज़ैद से ये ज़रूर कहा कि तुम्हारे डैडी जब तुम्हें दाखिल करवाएं तो तुम उन्हें कहना कि तुम इस स्कूल में पढ़ना चाहते हो। मैंने उसे स्कूल का नाम बताया जो मुझे उस लड़की ने बताया था, जहाँ उफ़क़ पढ़ाती थी। उफ़क़ की तस्वीर में उसे बार बार दिखाई कि जो तस्वीर तुम्हारे पास है, ये मेरे बहुत अच्छी दोस्त हैं, ये तुमसे बहुत प्यार करेगी, बस तुम उसे अपनी मम्मी ज़रूर बनाना। मैंने ज़ैद से वादा लिया था। इसके बाद डायरी खाली थी। मैंने नाजिश की डायरी पढ़कर हैरान थी। मैंने डायरी बंद करके वापस रख दी। शायद जो कुछ हुआ था वो किस्मत में लिखा था, या ज़ैद उसकी माँ की कोई प्लानिंग। उसने हम दोनों को अलग भी किया और जाते जाते जोड़ने का एक सबब भी बना दिया। मैं कमरे से बाहर आ गई। ज़ैद के कमरे में गई तो अपनी माँ की तस्वीर देखकर उससे बातें कर रहा था। मम्मा वो बहुत अच्छी हैं, मेरा वाकई बहुत ख्याल रखती हैं। मैं उसके पास आ गई तो मुझे देखकर कहने लगा, ये मेरी मम्मी हैं, आपकी बात तारीफ़ करती थी। मैंने उसको अपने साथ लगा लिया। कुछ नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं किया। रात को जब माहिर अपने ऑफिस से वापस आया तो मैंने चॉकलेट केक भी बनाया था और पुलाव भी बनाया था। खाने के टेबल पर खाना तैयार देखकर मेरी तरफ देखा, फिर चुपचाप खाने लगा। काफ़ी अरसे बाद मैंने उसे बड़े गौर से देखा था। बहुत तरस आ रहा था उस पर, काफ़ी थका थका सा लग रहा था।
खाना खाने के बाद उसने चॉकलेट केक खाया। फिर मुलाजिमा से कहने लगा, एक कप कॉफ़ी बनाकर मुझे कमरे में ला दो। जैद खाना खाने के बाद मेरा हाथ पकड़े कमरे में आ गया। कुछ देर बातें करता रहा, फिर सो चुका था क्योंकि सुबह उसने स्कूल जाना था। पिछले 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा था। जब वो गहरी नींद सो गया तो मैं पहली बार बिना दस्तक के माहिर के कमरे में आई। कॉफ़ी पी रहा था, साथ में सिगरेट भी पी रहा था और लैपटॉप पर मसरूफ़ था। मुझे देखकर अपने माथे पर बल डाल लिए। मैं अंदर आके दरवाज़ा बंद किया, उसके पास जाकर बैठ गई। वह खिसक कर पीछे हटा था। मैं उसके और करीब हो गई। फिर मेरी तरफ देखने लगा। क्या तकलीफ़ है, क्यों आई हो? जाओ, जाकर सो जाओ। तुमने वैसे भी जैद की खातिर ही मुझे अपनाया था, क्योंकि उसे माँ की ज़रूरत थी और तुम्हें दोस्ती निभानी थी। पहले भी दोस्ती निभाई, अब भी दोस्त के खातिर उसके बेटे की माँ बन गई। मैंने उसके मुंह से सिगरेट निकाला, सामने रखकर ट्रे में बुझा दिया। कहने लगा, क्यों बुझाया, क्या मसला है? मैंने कहा। इससे हाथ से लैपटॉप पकड़ा, उसे भी शट डाउन करके बंद करके एक तरफ रख दिया। वो मुझे देख रहा था। मैंने अपना सर उसके कंधे पे रख दिया और अपना बाजू उसके गले में हमायल कर लिए। मैंने कहा कि जानते हो मैंने इतने साल शादी क्यों नहीं की थी? कहने लगा, क्यों? मैंने कहा, तुम्हारी वजह से। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मैंने कहा, बहुत परेशान किया था तुमने मुझे। तुम्हें पता है मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन मुझे लगता था तुम मेरे बराबर हो। मैं बैठी हो, मेरे कान में चक-चक किए जा रहे हो, प्रोफेसर का मजाक उड़ा रहे हो। यह कहते हुए मैं उसके और भी करीब हो गई। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया। इसके साथ बिल्कुल चिपक कर बैठ गई। वो मुझे ही देख रहा था। मैंने कहा, फिर भी मैं अपने आप को बहुत झटका कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकता। फिर लाइब्रेरी में तुम्हारा ख्याल आता था, यूनिवर्सिटी में हर जगह तुम नज़र आते थे। पहला रिश्ता आया तो तब एहसास हुआ कि तुम ठीक कहते थे। ये कहते हुए मैं रोने लगी। वो मुझे अपने साथ लगा चुका था। मैंने कहा, पता नहीं माहिर, लेकिन मैं किसी और को अपना नहीं सकी। तुम कहीं अंदर मौजूद थे, लेकिन वापस तुम्हारी ज़िंदगी में पलट कर आना नहीं चाहती थी। मैंने कोई बात उससे नहीं छुपाई, रोती रही, इससे बातें करती रही और वो सुनता रहा। फिर मेरे माथे पर बोसा दिया। कहने लगा, जी तो चाहता है ठीक से बतला लूँ तुमसे, तुम्हें बताऊँ कि तकलीफ़ क्या होती है। शादी की रात भी बहुत गुस्सा आया था। जानबूझ के मैंने तुम्हें एटीट्यूड दिखाया था। मुझे पता था तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन ज़्यादा देर कर नहीं पाया। दिल के हाथों मजबूर हूँ शायद, इसलिए। जानती हो सिर्फ इतनी सी बात सुनने के लिए कितना इंतज़ार करवाया तुमने। वो मुझे गोद में भरकर अपने बेड पर लिटा चुका था। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करता चला गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं उसके हिसार में थी। वो शायद पहले ही जाग चुका था, मुझे ही देख रहा था और उसे यूं अपनी तरफ मुतवज्जह देखकर मुझे शर्म आने लगी। मैंने कहा, सुबह हो चुकी है। कहने लगा, मालूम है, आज सुबह कुछ जल्दी ही हो गई है। मैंने कहा, जैद ने स्कूल भी जाना है। वह कहने लगा, तो मैंने कब इनकार किया? मैंने कहा, छोड़े मुझे। वह कहने लगा, छुड़वा लो, मना किसने किया है? मुझे अपने अंदर समेट चुका था। माहिर कहने लगा, तंग मत करो, वरना मैंने तंग किया तो। मैंने कहा, जैद की स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। कहने लगा, तुम हो ना, करवा लेना। अब जैद की टीचर से शादी करने का मुझे भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए।